Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist, and you're watching Dr. KK's Med Talks, Vitamin D Talks with Sanjay Kalra. Let's see the headlines for today and then we'll talk about today's theme. 140 करोड़ की आबादी है हम, उसमें से 49 करोड़ 490 million people are vitamin D deficient. And out of these 31% are children and adolescents. जो बाल अवस्था किशोर अवस्था में हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, जो फ्यूचर है हमारी कंट्री का, दे आर आल्सो विटामिन डी डेफिशिएंट. जो महिलाएं हैं इंडिया की, amongst Indian women, every 9 out of 10. Now this is not a good number at all. Every 9 out of Indian women have vitamin D deficiency. And this is associated with an increased risk of other diseases as well, such as polycystic ovary syndrome, osteomalacia, and impaired immunity. According to a recent study, intake of vitamin D might help in preventing dementia and also might lower the risk of diabetes. तो यदि हम अपना विटामिन डी ठीक करते हैं, महज एक नंबर को नहीं ठीक करें, हम हर तरह की सेहत को बोथ फिजिकल एज वेल एज मेटाबॉलिक एंड मेंटल, इनको हम ठीक कर रहे हैं. हाल ही में हम कोविड से निकले एंड क्लिनिकल स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड दैट लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी are associated with a greater prevalence of long COVID. Scientists have also discovered evidence that vitamin D is metabolized differently in people with different body weight, body mass index. तो जो overweight लोग हैं, obese लोग हैं, उनको vitamin D की ज्यादा जरूरत पड़ती है. The impact of supplementation is not all that good in obese people, so we need to increase the dose. With these headlines, now we are wondering what our topic is for today. Topic देखते हैं आज का. विटामिन डी एंड स्पोर्ट्स. अब इसके बारे में बात करनी है तो हमें एक स्पीकर चाहिए जो विटामिन डी के एक्सपर्ट हो. विटामिन डी इज अ हार्मोन, सो वी नीड एन एक्सपर्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंड स्पोर्ट्स में भी एक्सपर्ट हो. नॉट ओनली द थ्योरी वाला स्पोर्ट्स बट द प्रैक्टिकल वाला. ही शुड बी अ स्पोर्ट्समैन इन द ट्रू स्पिरिट. सो अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर संदीप जुल्का फ्रॉम इंदौर, our most sporting endocrinologist of the country. नमस्ते और जय हिंद सर. Jai Hind, Dr. Sandeep. Dr. Sandeep is a distinguished senior consultant and endocrinologist at the CARE CHL Hospital in Indore. A wealth of expertise, a wealth of experience. And apart from that, you will find that he brings with him humility, honesty, and humaneness. These are the characteristics of a good doctor. So he has good experience, he has good expertise. तालीम भी है, तरबियत भी है, तजुर्बा भी है, मगर उसके साथ तहजीब भी है. ह्यूमिलिटी, ह्यूमेननेस एंड ऑनेस्टी. ही टेक्स गुड केयर ऑफ हिज पेशेंट्स. एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट में एक जुल्का इफेक्ट कहा जाता है. तो डॉक्टर संदीप, बिफोर वी स्टार्ट, ये तो बताएं आपके दोस्त आपको क्या बताते हैं जुल्का इफेक्ट के बारे में, और आपके मरीज आपको क्या बताते हैं. सबको बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है. और डॉक्टर संजय कालरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत. आप हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड रहे हैं. तो इससे पहले कि मैं आगे बोलूं तो इनके लिए एक कबीर दास का दोहा बोलना चाहूंगा कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए. डॉक्टर संजय कालरा हैज चेंज द लैंडस्केप ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी. और आप देखो, आपसे ये हर महीने, हर हफ्ते आपसे बात करते हैं और आपके बारे में इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते हैं, विच इज फिनोमिनल. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद. जुल्का इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है. शायद आपसे ही कुछ सीखा होगा. जब कोई भी व्यक्ति हमारे पास इलाज के लिए आए, परेशान आए और मुस्कुराता हुआ बाहर निकले, तो प्रोबेबली हम चाहेंगे कि ऐसा हम सब प्रैक्टिस करें. आखिर हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं वो अच्छे, वी एड इयर्स टू देयर लाइव्स एंड लाइव्स टू दोज इयर्स, ताकि वो खुशहाल और भरपूर जीवन जी पाए. ऐसा मेरा मानना है और ऐसा संजय सर का भी है मानना, और उन्हीं से हम सीखते रहते हैं.
The concept is psychological first aid. So apart from giving endocrine first aid in the OPD, अब कोई मरीज आए with low vitamin D, somebody comes with polycystic ovary syndrome और calcium deficiency, तो वो हमने pharmacological first aid तो देनी देनी है, but Dr. Julka adds psychological first aid to that concept. Another thing that he adds is a very promotive and proactive attitude towards sports, something which had been missing for long in our country. So, warm welcome, Dr. Sandeep. Rekha Batara ji, Aruna Tyagi madam, Anup Sharma ji, and Anshu Singh all greeting you. And they request you if you could share your slides in both English and Hindi with us over the next few minutes. Yeah. So I need to share my slides. Yes. We have Pratik with us backstage, or Batul. Have you downloaded the slides, Batul? If you have, then you can share them. I have some slides, but then मुझे ऐसा लगा सर कि हम डिस्कशन करें, फिर कभी बीच में लाना हो तो ले आएंगे जी. So we can go into तो that. That's fine. And we have Swapna ji. So that's fine. Let's talk about vitamin D and sports. तो पहला सवाल आ रहा है सर, और ये आ रहा है कि एशियाड में फिलहाल हमने 107 मेडल जीते. तो two questions coming up together. Should we be happy? Should we be satisfied? We won 107 medals at the Asiad. Should we be happy? Should we be satisfied? तो मैं समझता हूँ डॉक्टर संजय का तबीयत भी ठीक नहीं है, बोलने में मुश्किल है, तो मैं कुछ आंसर्स ज्यादा इलेबोरेट करके बोलूंगा और चाहेंगे कि सर ज्यादा बोलने को इनको मौका ना मिले, क्योंकि इनका तबीयत ठीक नहीं है और हम देख भी रहे हैं कि बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है. तो जब आप उंगली उठा दोगे बोलना बंद कर दूंगा सर. देखिए, एक कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र विक्रम बत्रा साहब का एक स्लोगन था, ये दिल मांगे मोर. हम चाहते हैं हर स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे सर ने बोला, तो मैं एक नेशनल फुटबॉलर रहा हूं केंद्र विद्यालय से, IMA लॉन टेनिस चैंपियन हूं, हाफ मैराथन दौड़ता हूं. हर वक्त मेरा ये प्रयास रहता है कि पिछली बार से मेरा टाइमिंग 21 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का बेहतर हो. हर स्पोर्ट्स पर्सन ये चाहेगा. अब हमारा जो आइडल कौन है, हमारा आइडियल जो है वो है अपना नीरज चोपड़ा साहब. अब नाउ ही वांट्स टू क्रॉस द 90 मीटर मार्क. तो वो खुद अपने आप को बेहतरी देखते हैं. आपको जो आपकी प्रतिस्पर्धा है, इट इज योर बेसिकली यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ टू इम्प्रूव. तो हम 107 से खुश हैं, बट जैसे मैंने बोला, ये दिल मांगे मोर. हम अगली बार 150 लेना चाहेंगे, फिर 200 लाना चाहेंगे, और जो पहले हम चौथे नंबर पे आए, हम ये चाहेंगे कि अगली बार हम दूसरे पे आए और हो सकता है आगे जाके मेडल टैली टॉप करें. फिर डॉक्टर संजय कालरा ने कुछ बोला था कि हम स्पोर्ट्स में मेडल बेहतरी कैसे करें. मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं, मेरे एक बहुत क्लोज करीबी मित्र हैं, वो है मीर निरंजन नेगी साहब, जो इंडियन ओलंपियन रहे हैं हॉकी के, और उनके ऊपर वो चक दे इंडिया पिक्चर भी बनी है. तो मेरी उनसे ये सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि 1930 के दशक में 8 लगातार गोल्ड मेडल आए इंडियन हॉकी को, और उसके बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिलना कम हुए. तो आप ये देखिए कि पुराने जमाने में जो हॉकी होती थी वो स्किल की गेम थी. फिर आया एस्ट्रोटर्फ. एस्ट्रोटर्फ पूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ की पावर की गेम हो गई. स्किल कम होता गया. और वहां फिर भारतीय जो गेम थी, क्योंकि इतना संसाधन नहीं थे, प्रोबेबली विटामिन डी प्लेड अ रोल. और कल मैं एक कबड्डी कोच हैं जो उनसे बात कर रहा था न्यूट्रिशन के, जो अभिषेक बच्चन साहब की टीम के साथ हैं, क्योंकि हमने भी थोड़ी सी रिसर्च करी आज के टॉक के लिए. तो आजकल प्लेयर्स के न्यूट्रिशन में स्पेसिफिक एडवाइस दी जाती है, जो पहले नहीं होता था. और हो सकता है जो आजकल हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं, वो उनमें से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा हो जिसके कारण हमारी स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिकवरी फ्रॉम इंजरी या फ्रैक्चर रिस्क कम होता हो. तो इसलिए 107 मेडल तो एक पड़ाव है, बट मंजिल नहीं है. मंजिल तो हमको ऊपर तक जाना है.
So thank you, Dr. Sandeep, and greetings to you from Anant Prakash Mishra Sahab, from Sapna Madam, and ek salam Dr. Noor Aga Danish ko from Kabul in Afghanistan. Warm जी welcome, Dr. Sahab, and congratulations. Afghanistan did very well, defeating South Africa in the cricket match in the ongoing World Cup, and we are all cheering for Afghanistan. And though it was not in the news, Afghanistan also qualified for the next round of the football championship, the Asian Football Championship. ओह So वेरी गुड congrats for वेरी both नाइस cricket and football. Dr. Sandeep, good evening to you. From someone you will certainly treat as a mentor. Sir is 74 years young. Sir is Dr. Ramesh Pal Singh Pawar, and he is a pediatrician in Western UP. And अनामिका अनुजी भी ग्रीट कर रही हैं आपको. तो सर जी अभी आपने बात की कि हॉकी में पहले हम बिल्कुल आगे आगे थे, पदक तालिका में we used to win a lot of medals, and then suddenly something happened and we went to the bottom of the heap. Now we are coming up again. You spoke about nutrition as well, and of course multiple factors will be there. So let's talk about these things one by one. So Daksa, what are macronutrients? Macronutrients, how does our Indian diet uh, give us an inherent disadvantage when we compete in global or Asian uh, events? So macronutrients क्या होते जी हैं, and what's जी wrong with us? How can we improve? आई थिंक देखा जाए तो probably there is nothing wrong with us. Our initial dietary habits, especially Dr. Kalra comes from Karnal and I come from Punjab. And if you see the medal tally, I was seeing it today, and majority of medals have come from Haryana, Punjab, and Maharashtra. और हम चाहते हैं कि भाई द होल कंट्री एज अ होल के जो ईटिंग हैबिट्स हो वो ऐसी हो कि हमारी जो यूजुअल इंडियन डाइट है उसमें पर्याप्त चीजें हैं. जैसे कि आजकल आप एक यूट्यूबर हैं जो कि आई थिंक ही इज फ्रॉम हरियाणा, अंकित बमनपुरिया ऐसा नाम है उनका. ही इज अ वेजिटेरियन एंड ही इज टेकन दैट 75 डे चैलेंज एंड ही हैज बिल्ट हिमसेल्फ अ वंडरफुल बॉडी. और वो खाते क्या है, वो देसी घी खाते हैं, रोटी खाते हैं. तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं. प्रोटीन हमारी डाइट में पर्याप्त हो सकता है. आपको जरूरी नहीं कि आप अलग से बहुत प्रोटीन इनटेक करें. वेजिटेरियन डाइट में भी प्रोटीन पर्याप्त होता है. बट व्हेन यू कंपीटिंग इन द इंटरनेशनल लेवल्स देन यू हैव टू सप्लीमेंट योर डाइट्स. तो कल जिस कोच से मैं बात कर रहा था तो उनके पास स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं जो प्रोटीन इनटेक, क्रिएटिन है, ये सब लेते हैं. वो आपको डेफिनेटली खिलाना पड़ता है. प्रॉब्लम ये है कि फूड फोर्टिफिकेशन अगर हम बात करें, खासकर विटामिन डी की, वो हिंदुस्तान में इतना प्रचलन नहीं है उसका. फूड इज नॉट एज फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, ओनली फ्यू फूड स्टफ्स. एंड प्रोबेबली देयर वाज एन एफर्ट टू फोर्टिफाई फूड इन टर्म्स ऑफ आपका आटा हो गया या मिल्क हो गया विद विटामिन डी, बट वो बहुत ज्यादा इट इज नॉट. जैसे आयोडाइजेशन का बहुत शुरू में आया था, एंड आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट हैज लेड टू प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन सो मेनी किड्स. हमारे सीनियर पीडियाट्रिशियन साहब जुड़े थे, वो भी बताएंगे कि आयोडाइजेशन के फायदे क्या थे. वैसे अगर फोर्टिफाई हम आटा करेंगे या मिल्क करेंगे या फूड स्टफ करेंगे विद विटामिन डी, तब जाके जो 440 करोड़ लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है. वर्ल्ड में 1 बिलियन पॉपुलेशन, 1 अरब पॉपुलेशन है जो विटामिन डी डेफिशिएंट या इनसफिशिएंट है. तो इसलिए आपको फोर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी. अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू सप्लीमेंट. दैट सप्लीमेंट मे नॉट मीन टेकिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, इट मे मीन सप्लीमेंटिंग विद एक्सेस प्रोटीन. वे प्रोटीन है, क्रिएटिन है, उसके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं. और प्रॉपर डाइटरी कोचेज हैं आजकल जो आपकी टीम के साथ ट्रैवल करते हैं. जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होता है वैसे ही मेंटल हेल्थ कोचेज होते हैं, वैसे न्यूट्रिशन कोचेज होते हैं जो आजकल टीम्स के साथ चलते हैं. कबड्डी में तो बल्कि और ये आप और कुछ ज्यादा और ऐड करना इम्पोर्टेंट चाहेंगे जी? है. कबड्डी जी में तो ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज देयर इज अ मिनिमम वेट एंड अ मैक्सिमम वेट. 85 केजी के ऊपर यस. आप टीम में नहीं लड़ सकते. तो जैसे लेट अस से रेसलिंग में या जूडो में या बॉक्सिंग में देयर आर डिफरेंट वेट कैटेगरीज, बट इन कबड्डी देयर इज ओनली वन वेट कैटेगरी, 70 टू 85 फॉर एडल्ट मेन. तो उसके बीच में ही रहना है, एंड उसके बीच में रह के यू हैव टू हैव मैक्सिमम मसल मास. जी Dr. Saab, today I had a patient who said, so there's a true story. So he came limping with a cast, and उसको पूछा क्या हुआ, तो सर he is around 45 years old. तो सर मैं जाता था
पार्क में रोज सैर करने, लाइफ वाज फाइन। मेरे दोस्तों ने कबड्डी खेलनी शुरू की तो मैंने भी खेलनी शुरू कर दी और मेरी हड्डी टूट गई कबड्डी खेलते-खेलते। वी हैव स्पोकन अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सो फार। लेट्स मूव टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या हुआ होगा मेरे मरीज को? जी। सो देखें, जब हम हड्डी टूट गई मतलब आपका जो बोन्स, इंसिडेंटली कल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी है और उसका स्लोगन है बिल्ड बेटर बोन्स। हुँ, और इस स्लोगन से आपको एक बड़ी अच्छी चीज पता लगती है, व्हेन यू से बिल्ड बेटर बोन्स मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपनी हड्डियों के लिए देन व्हाट द नेचर और व्हाट हैज गॉड हैज प्रोवाइडेड विद यू। मतलब आपको नेचर ने एक ढांचा दिया है, अब उसको आप कितना सुदृढ़, उसको कितना स्ट्रेंथन करते हो वो आपके हाथ में है। और वही इशारा डॉक्टर संजय कालरा कर रहे हैं अपने उस पेशेंट के बारे में। फ्रैक्चर रिस्क बढ़ना किसी भी व्यक्ति में, और 45 साल कोई बहुत ज्यादा एज नहीं होती, और वो अधिकतर स्टैंडिंग हाइट से गिरा होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी बोन्स में कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हम मेल अगर उसमें, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं। उसमें सीरम कैल्शियम, फास्फोरस, एल्ब्यूमिन, एल्किलाइन फॉस्फेटेज, ये और सीरम विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जरूर कराते हैं। और एक बीएमडी भी कराते हैं जिसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी, जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। मेल्स में हम जरूर कभी भूलते नहीं है कि सीरम टेस्टोस्टेरोन भी करा लिया जाए, क्योंकि कभी कभी सीरम टेस्टोस्टेरोन कम होने से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस में बाद में शेयर करूंगा जब सर बताएंगे। तो हमको देखना है कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि इस व्यक्ति का विटामिन डी कम हो। अब हम कुछ स्टडीज की बात कर रहे थे, तो जब इस लेक्चर के लिए मुझे तैयारी करनी थी तो मैंने जितना लिटरेचर है पढ़ा ऑन विटामिन डी deficiency in athletes, and I was shocked that countries which are supposedly developed and have wonderful nutrition experts, have fortified foods, 30% से 60%, approximately 30 to 60% of their population, sportsmen, whether rugby players, soccer players, swimmers, gymnasts, उनमें विटामिन डी इनसफिशियंसी या डेफिशिएंसी होती है। तो आप सोचो कि हिंदुस्तानी जो एथलीट है उसमें कितनी होगी यदि सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहा होगा। तो अब एक चीज, क्योंकि यहां से अब हमने बात की सफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी की, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। उसमें मैं सहायता लूंगा डॉक्टर संजय कालरा की भी, और मैं कुछ लेवल्स बताऊंगा। अगर संजय कालरा साहब एग्री करेंगे तो प्रोबेबली हम एक मैसेज आपको देना चाहेंगे कि आपका विटामिन डी उसके आसपास होना चाहिए। विटामिन डी की लेवल जो है वो दो तरह से आपके पास रिपोर्ट में आएगी। 25 हाइड्रोक्सी, इट कम्स इन टू लेवल्स, इट इज आइदर नैनोग्राम पर एमएल और इट इज नैनोमोल्स पर लीटर। सम लैब्स रिपोर्टेड एज नैनोमोल, सम लैब्स रिपोर्ट नैनोग्राम पर एमएल। आपका विटामिन डी यदि 20 के ऊपर है, इफ इट इज मोर देन 20 नैनोमोल्स पर एमएल, इज गुड, इट इज नॉट बैड। बट देन मुझे ऐसा लगता है, एंड विल टेक डॉक्टर संजय कालराज ओपिनियन, your target should be around 30 and never beyond 50. So 30 तक आप टारगेट करोगे तो जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो हिंट दिया था डॉक्टर संजय कालरा ने अबाउट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस, योर प्रिवेंशन ऑफ एल्जाइमर्स, मेमोरी लॉस, उसमें हो सकता है विटामिन डी प्लेज अ रोल। तो आजकल लोग आते हैं 22 की रिपोर्ट लेके, बोले तो मेरा तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और चने और मूंगफली जैसे विटामिन डी खाने लग जाते हैं। विटामिन डी नॉर्मल रखना अनिवार्य है। एक्सेस ऑफ विटामिन डी इज डिजास्ट्रस, खासकर जब आप विटामिन डी इंजेक्शंस लगवाते हो। सो इसलिए जो व्यक्ति का फ्रैक्चर हुआ स्टैंडिंग हाइट से या इंजरी हुई, हो सकता है उसका विटामिन डी बहुत कम रहा हो। और अक्सर हमारे पास विटामिन डी आते हैं 5 नैनोग्राम पर एमएल। नैनोमोल में 75 नैनोमोल 30 नैनोग्राम पर एमएल के आसपास होता है, तो उसको आप टारगेट करें, उससे ज्यादा नहीं लेना। आजकल न्यूट्रिशनिस्ट से लेके आपके फिजियोथेरेपिस्ट से लेके सब लोग आपको विटामिन डी देते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाओ, प्लीज शेयर करो कि मैं फला गोली खा रहा हूं या खा रही हूं। अक्सर होगा कि आपको डेंटिस्ट तक ने विटामिन डी लिखा होगा और आप फिजिशियन के पास जाओ वो भी लिख देगा।
तो इसलिए आपको बहुत श्योर होना है कि आप एक्सेस नहीं ले। गौतम बुद्ध का मध्य मार्ग, जैसे डॉक्टर संजय कालरा कहते हैं, दैट इज द बेस्ट। एक्सेस अति सर्वत्र वर्जेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, तो वैल्यू इतना ही होना चाहिए। जी So सर। our topic for today is vitamin D and sports and athletes. Uh, there are many questions coming up, and one question, though not related to sports, this is from Madam Rekha Batara ji. वो पूछती हैं कि कैल्शियम पाउचेस, ये पाउच जो होते हैं, आर दे कैल्शियम और आर दे विटामिन डी? व्हाट शुड बी द डोज फॉर एन एवरेज पर्सन जिनका हम टेस्ट नहीं करवा रहे? So the dose for जी an average asymptomatic person, what would be the dose of calcium and vitamin D? जी। सो जो पाउच आते हैं वो यूजुअली विटामिन डी होता है, 60,000 यूनिट्स उसमें विटामिन डी होता है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स उसमें होता है, उसमें कैल्शियम नहीं होता। और डॉक्टर संजय कालरा एग्री करेंगे, अक्सर हमने देखा है लोग विटामिन डी खूब खाते जा रहे हैं, बट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं होता है। हिंदुस्तान में स्पेसिफिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी रिकेट्स बहुत कॉमन है। टेटनी होती है ना, जिसमें हाथ ऐसे हो जाते हैं, कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कैल्शियोपिनिक होता है। तो उसमें हर वक्त जब भी आप विटामिन डी लोगे, आपको उसके साथ कैल्शियम लेना अनिवार्य है, क्योंकि अक्सर कैल्शियम आपके बॉडी में विटामिन डी बहुत लो भी चला जाता है, कैल्शियम नॉर्मल रहता है, क्योंकि शरीर को कैल्शियम चाहिए, वो हड्डी खोखली करके निकालता है। तो अनलेस यू टेक कैल्शियम, यू विल नॉट बी एबल टू रिप्लीट योर स्टोर्स इन द बोन्स। सो बोन्स में रिमेन कैल्शियम डेफिशिएंट। सो आपको हर वक्त कैल्शियम लेना है। अब कैल्शियम कितने लेना है, तो अधिकतर मान के चलिए अडोलेसेंट से लेके वृद्धावस्था तक 1000 मिलीग्राम कैल्शियम आपको लेना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर संजय कालरा साहब का भी ओपिनियन ले लेंगे, क्योंकि आप कैल्शियम लोगे तभी विटामिन डी उसको अब्सॉर्ब करेगा और आपकी हड्डियों तक लेके जाएगा। तो जो पाउच आते हुए विटामिन डी, यदि आपने टेस्ट नहीं कराया हो, तो मेरा ऐसा मानना है वो पाउच नहीं लेना चाहिए। आपकी जो गोली आती है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि आपको दिन भर में 500 से 600 आयु विटामिन डी मिल जाए और 500 से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाए, वो सफिशिएंट होता है। मगर एटलीस्ट 6 महीने में एक बार या साल में एक बार अगर आपने विटामिन डी करवाया, तो आप फिर वो ले सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि महीने में एक पाउच यदि आप खा लोगे, तो आपका दिन का 2000 आयु विटामिन डी मिल जाएगा, जो कि एक ठीक डोज है, टॉक्सिसिटी यूजुअली नहीं कॉज करता। सर, आप इस पे कुछ ऐड So, करना चाहेंगे? point well taken. If you have symptoms, and I'll talk about one symptom that we commonly experience in the OPD, that is when the doctor is checking your blood pressure, suddenly your hand becomes numb and your fingers they begin to move on their own. आपको लगता है ये क्या जादू हो रहा है with the BP apparatus. That is a sign of calcium deficiency. एंड विटामिन डी का काम है टू टेक द कैल्शियम फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, जहाँ पे आपने खाना खाया तो आंतड़ियों में गया, पेट में गया आपका कैल्शियम। विटामिन डी का काम है टू टेक द कैल्शियम फ्रॉम योर इंटेस्टाइन अप टिल द बोन्स। अगर डेफिशिएंसी है, विच इज एक्चुअली 90% would be an understatement in my part of the country, in spite of the fact that we drink a lot of milk. And milk is not a good source of vitamin D. Let us repeat that. It is a good source of calcium. But even if you drink 1 liter of milk, that calcium is of no value if you don't have vitamin D. The lack of vitamin D will prevent the calcium from reaching your bones. So you might want to give something like 60,000 units once a week for maybe 8 to 12 weeks. And then you can continue with the once a month, once in 15 days, depending upon the patient's requirements. Specific question from Dr. Samita Mukherjee. Can we give once, after having loaded our patient with vitamin D and making sure that it is in normal range, can we continue lifelong in an elderly person without diabetes? जी सर, मैं बोलता हूं। देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिकमेंडेड डेली अलाउंस, ये हम लोगों में है ही नहीं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस ये होता है कि आपको रोज कितना कैल्शियम और विटामिन डी मिले। रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ कैल्शियम विल बी समथिंग लाइक 500 मिलीग्राम्स और विटामिन डी विल बी समथिंग लाइक 500 आयु।
यदि ये रिकमेंड डेली अलाउंस है तो आप मान के चलो कि आपके खाने से नहीं आ रहा। बोन्स जो होती हैं, आपका एक बार जब पीक बोन मास अचीव हो गया, उसके बाद महिलाओं में बोन लॉस ही होता है। और मिनोपॉज, रजोनवृत महिलाओं में मिनोपॉज के बाद प्रोग्रेसिव बोन लॉस होता रहता है। हर महिला को कैल्शियम विटामिन डी की गोली लेनी ही है। You cannot rely on your food to replace that, even the recommended daily allowance of vitamin D and calcium. So एक गोली कोई भी ब्रांड आप ले लो, चाहे आप ब्रांड कोई सा भी लेना चाहो, अभी कैन वी टेक द नेम ऑफ ब्रांड्स लाइक शेलकैल, सीसीएम, ऑस्ट्रोकैल्शियम, आप कुछ भी लो, बट लेना जरूर है। वहीं बच्चों को भी देना जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंगली मेरे बारे में बोला, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ये हूँ, मेरे को कुछ हाथ पैर में टिंगलिंग हो रही थी, विटामिन डी मेरा 12 आया। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा विटामिन डी 12 आएगा। सो इट इज समथिंग विच इज वर्किंग इन योर बॉडी एंड इट इज अनडायग्नोस्ड। सो इफ यू कैन अफोर्ड इट, आजकल विटामिन डी का टेस्ट आम अमूमन 600 से 1000 रुपए के बीच में हो जाता है। विटामिन डी मतलब 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, उसको आप कम से कम एक बार 6 महीने में करवा लें, और उसके बाद ही आप रिप्लेसमेंट लें। जैसे डॉक्टर संजय कालरा ने बोला, यदि किसी का विटामिन डी 10 है और आप उसको 30 लाना चाहते हो, तो हफ्ते में एक बार 60,000 वाला जो पाउच आता है, 8 हफ्ते तक लो, उसके साथ कैल्शियम रेली लो, तो आपका विटामिन डी जो है वो 2 महीने के आसपास में 30 के आसपास आ जाएगा। उसका ये मतलब नहीं उसको छोड़ दो, उसके बाद आपको खाते रहना पड़ेगा कैल्शियम एंड विटामिन डी। और वैसे ही शायद बी 12 का भी है। तो बी 12 भी हम लोगों में बहुत डिफिशियंट होता है। एक चीज, आजकल जो ऑनलाइन लैब्स हैं वो विटामिन डी बी 12 सब करके देती हैं। अक्सर लोगों का बी 12 2000 से ऊपर आता है। तो हम ये बोलते हैं कि बी 12 जो है वो वाटर सॉल्युबल है, घबराने की बात नहीं। जो शरीर को जितना चाहिए दैट विल बी टेकन एंड द रेस्ट कम्स आउट इन यूरिन। विटामिन डी के साथ ऐसा नहीं है। विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, वो आपके बॉडी में स्टोर्ड रहता है फैट में। जैसे डॉक्टर कालरा ने बताया था कि शायद ओबीस लोगों में विटामिन डी रिप्लेसमेंट ज्यादा चाहिए, तो वो जो स्टोर्ड है वो तकलीफ करेगा। जैसे हमने कई बार देखा है, कुछ लोग विटामिन डी के इंजेक्शन लगा लेते हैं, 3 लगाए हर दिन 3 लगाए, उसके बाद हफ्ते में एक बार लगा लिए, तो उनका कैल्शियम पहुंच जाता है 15 14, और विटामिन डी पहुंच जाता है 100 के ऊपर, और उनके किडनी खराब होने के नौबत आ जाती है। तो इसलिए विटामिन डी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल बी 12 में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ज्यादा ले भी लिया तो। एंड ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, सो दे आर पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, सो वी हैव टू कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग. So vitamin D sachet of 60,000 units, maybe once a month, indefinitely. That would be a good pragmatic suggestion for any elderly person, whether they have diabetes or not. Of course, if there are other high risk factors for osteoporosis, osteomalacia, then you may have to increase the dose, and you can also go up to once a week. So it will depend upon the clinical picture. जैसे ये जो हमारे मरीज थे जिनको 45 years पे दिक्कत आ गई, so he needs a test. He needs to get tested for testosterone, calcium, vitamin D. And in this person, certainly we have to give vitamin D 60,000 units once a week. We also might want to give twice a week for a few weeks, so that the bone heals quickly and he is able to go back to playing kabaddi. Dr. Barun Sharma reminds us that apart from Haryana, it is Manipur which gave the maximum number of medals per population. So thank you, Dr. Barun, for reminding us. And second was Haryana and Punjab. But it's Indian glory together, and we all need to work together. Yes. Dr. Mohan T. Shinoy from Trivandrum, an endocrinologist, says that vitamin D is actually a very amazing hormone. Poonam Suri Sabharwal madam says good evening to you. And Dr. Mohan Shinoy asks two questions. How important is food fortification with vitamin D in Indian setting? That's one question. Second is, many people feel that I eat a lot of fish. Lot of fish definition would be once or twice a week. Therefore, I don't need to take vitamin D. Is that a correct thought process? So, Mohan, hi. He's a very dear friend and a very energetic endocrinologist. और उसके हम पोस्ट सुनते रहते, देखते रहते हैं. So he all kudos to you. So the one is eating fish.
and fortification, two things. So fortification is probably very important as iodization of salt. So there is a global alliance of fortification of food. It had a conference in Indore. I remember Dr. Amrish Mittal had come down, and I had also spoken in that conference about fortification. And because Indore is a hub of soya bean oil, and there was stock of fortifying soya bean oil with vitamin D, and probably it was a very good suggestion. फोर्टिफिकेशन विल देन आपके बच्चों को मिड डे मील मिलता है, ऑल स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हैज मिड डे मील। अगर वहां पे बच्चों को फोर्टिफाइड विटामिन डी, फोर्टिफाइड आयरन, फोर्टिफाइड फूड स्टफ मिलेगा तो बच्चे डेफिशिएंट नहीं होंगे इन ऑल दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिश, फैटी फिश जो साल्मन है और दूसरी फैटी फिश है, उसमें विटामिन डी बहुत ऊंचा होता है, बट हमारा प्रोबेबली कंजम्पशन इतना नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम कोस्टल एरिया जहां पे डॉक्टर मोहन प्रैक्टिस करते हैं। केरला में कोस्टल एरिया में प्रोबेबली फिश इंटेक बहुत है, लोग बहुत धूप में काम करते हैं, तो प्रोबेबली दे विल गेट अ लॉट ऑफ विटामिन डी। बट इवन देयर आई थिंक एटलीस्ट 30% पॉपुलेशन विल हैव लो विटामिन डी। एक रीजन और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हमारी जो बॉलीवुड मूवीज में भी ये प्रचलित होता है कि बोलते हैं कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी। तो बेसिकली वी never expose ourselves to sun, that is one. And secondly, we apply a lot of sunscreen. Both of them can lead to vitamin D not being formed in the skin, in the skin. और एक दूसरा गाना है महमूद का, जो वो है काले हैं तो क्या हुआ दिलवाने हैं। हमारी जो स्किन है, डार्क स्किन, प्रोबेबली दैट आल्सो लीड्स टू लेस विटामिन डी फॉर्मेशन देन इन द वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो हमको प्रोबेबली फूड फोर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द वेस्टर्न पॉपुलेशन। शुरू में डॉक्टर कालरा ने जब अपनी हेडलाइंस बताई थी, ही स्पोक अबाउट डायबिटीज एंड विटामिन डी, मेमोरी लॉस एंड विटामिन डी। तो विटामिन डी एक हार्मोन है क्योंकि वो शरीर में बनता है। इसको विटामिन डी प्रोबेबली एक मिसनॉमर है, जैसे डॉक्टर मोहन ने भी बोला। अब उसके जो फंक्शंस बोन ब्लड में सीमित नहीं है। इम्यूनिटी, उन्होंने कोविड का भी बताया कि जो लोगों का विटामिन डी कम था, उनका लॉन्ग कोविड, जिनको खांसी होती रही, लंग पैरेन्काइमा खराब हो गया, सांस फूलता रहा, उनको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम बोलते, वो भी ज्यादा हुआ। वहीं डायबिटीज रिस्क ज्यादा है, तो इम्यूनोलॉजी, खांसी जुकाम ज्यादा होगा। तो क्या हिंदुस्तान का डायबिटीज एपिडेमिक, क्या एक कारण ये भी है जो एपिडेमिक फ्यूल हो रहा है विटामिन डी डेफिशिएंसी से? तो हमको ये तो सब पता नहीं है। तो हम ये करना चाहिए हमें कि फूड फोर्टिफिकेशन करें, और एटलीस्ट अपने बच्चों को और मिनोपॉजल पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन को एटलीस्ट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी कैल्शियम मिले। जी सर। सर, विनायक शर्मा जी एंड भूपिंदर सिंह जी आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं। जी गुड इवनिंग। अनूप शर्मा जी कहते हैं, आई एम ओवरवेट, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड जिमिंग टू लूज वेट, विल विटामिन डी हेल्प मी इन स्ट्रेंथनिंग ओनली माय बोन्स और आल्सो माय मसल्स, and if I'm able to strengthen my muscles, will that in the long run help me lose weight and gain muscle mass? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा इत्मीनान से आंसर देना चाहूंगा। देखिए, विटामिन डी के जो एक्शंस हैं, एक स्टोरेज साइट ऑफ विटामिन डी मसल भी माना गया है। जब डॉक्टर कालरा ने बताया कि एक व्यक्ति उनकी ओपीडी में आया जो लिंप कर रहा था, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस याद है। एक एक यंग गर्ल आई हु हैड वैडलिंग गेट, जिसमें कि वो एकदम बत्तख जैसा चाल थी, चलने में मुश्किल हो रही थी, और उसको सिवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी थी। एंड शी वाज फ्रॉम अ एफ्लुएंट फैमिली, हर फादर वाज अ आईजी। उसको विटामिन डी हमने दिया, विद इन 6 वीक्स उसकी गेट ठीक हो गई। तो ऐसा क्या होगा 6 हफ्ते में कि जो बैठ के कुर्सी से उठ नहीं पा रही थी बच्ची, वो एकदम उठ के चलने लग गई। शी क्लियर्ड पीएससी, शी हेडेड द दूरदर्शन इन मध्य प्रदेश। सो इट इज सो विटामिन डी इज रैम्पेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप अफ्लुएंट क्लास हो तो विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती।
सो मसल्स ऐसा बायोप्सी में प्रूव किया है कि जिनको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है उनके जो टाइप 2 मसल फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स इफेक्ट होते हैं, रिप्लेस करने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। कुछ स्टडीज हुई जिसमें कि देखा गया कि विटामिन डी अप्रोप्रिएट लेवल्स में, देखिए ये फिर बता रहा हूं, आप जिम गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने विटामिन डी 50 के ऊपर ले गए नैनोग्राम पर एमएल, या 75 के ऊपर ले गए, या 100 नैनोग्राम नैनोमोल पर लीटर के ऊपर लेके गए। आपका अभी भी स्वीट स्पॉट 30 है, 30 नैनोग्राम पर एमएल के ऊपर नहीं लेके जाना है। तो आपके मसल स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आएगी, देर इज नो डाउट, क्योंकि स्टडीज हुई। स्टडीज इन टर्म्स ऑफ बेंच प्रेस हो गई, जंपिंग हो गई, स्टैंडिंग हाइट में जंप हो गई। बैले डांसर्स पे एक स्टडी हुई थी जो मैंने पढ़ी, कि जो बैले डांसर्स को विटामिन डी रिप्लीट थे, जिनके ठीक थे, दे वर एबल टू जंप हायर, had lesser injury, recovery for injury was less, faster than those who were vitamin D deficient. आपका क्वेश्चन आया कि यदि मैं अपने डोले शोले बना लूंगा तो क्या वेट ज्यादा कम होगा? यस, देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर बर्न इन मसल्स। जब आप अच्छे मसल्स रखते हो, आपका आफ्टर बर्न होता है, जबकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्टर रहता है। जब आपके मसल्स अच्छे रहते हैं तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन मसल्स में ज्यादा होता है, डायबिटीज रिस्क कम होगी आपका पक्का। जब आपका इंट्रा अब्डोमिनल फैट कम होगा, आपके अब्डोमिनल मसल्स अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके फैट लॉस जल्दी होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सर। Point well taken, and that was our topic for today. Actually, vitamin D and sports, or vitamin D and जी athletes. Swapna ji point out करती हैं that everyone in our family takes vitamin D sachet once a month for many years, and this is on the doctor's prescription. So do show the doctor regularly. Rashmi madam को apologize करते हैं. The audio had gone off for a few minutes, but it's come back now. And advocate Avi ji को राम राम जी. Dr. Noor Danish reminds us, Dr. Sandeep, that you have spoken about ensuring good vitamin D in postmenopausal women. You have also talked about vitamin D in children. But he says that there are two more aspects. One is in pregnant women and the other is in neonates, जो बिल्कुल बच्चे अभी नवजात शिशु हैं. Because he says जी human milk contains virtually zero vitamin D, only 25 units per liter. So his question is, number one, should every pregnant woman in Afghanistan, India, other South Asian countries receive vitamin D? Second, should every infant receive vitamin D? Because we advocate breastfeeding only. And third is, if we want to get more medals for Afghanistan, we want to get more medals for India in the Asiad, in the Olympics, when do we start? Do we start only in childhood or do we start in pregnancy, before childhood? सो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, I'll answer this in English because I think Dr. Saab Afghanistan, he's from Afghanistan. सो पहला तो ये है दैट फर्स्ट थिंग, इट इज इम्पेरेटिव दैट यू गिव विटामिन डी टू प्रेग्नेंट women. One of my colleagues, Professor Alok Sachan, Dr. Alok Sachan, he did a study in pregnant women in Lucknow. डिस्मल विटामिन डी कंटेंट था, विटामिन डी लेवल्स थे उनके बॉडी में, प्रेग्नेंट विमेन में। और इट वाज सीन दैट kids born to women deficient in vitamin D tend to have convulsions, tetany. So it is very important. It is in the last trimester that there is transplacental transfer of calcium to the child. If the mother is deficient in vitamin D and calcium, the bones of the child is absolutely friable, and the child will have tetany and have convulsions, low calcium convulsions. So giving appropriate amount of vitamin D to the mother is very, very important. Those of us who believe in fetal origins of adult disorders, it is said that if the mother is deficient in certain micronutrients, the child will automatically be deficient. Another very important thing is, since we are endocrinologists, we're talking about other disorders. When the mother is pregnant and has diabetes, the fetus has a higher risk of having diabetes in childhood and later on adolescence. So there is something known as fetal origins of adult disorders. So it is very important that even the neonates, there is recommended daily allowance for neonates as well.
400 IU of vitamin D is to be given to them. That has to reach, whether it is, and definitely initially the mother's milk is very, very important. You get all the nutrients and immunity from the mother's milk, but yes, you have to supplement with calcium and vitamin D as well. Thank you, sir, for that very important message. So, our topic is vitamin D and athletes, but that doesn't mean you should give vitamin D only to athletes or only when somebody says, I want to begin going to the gym or I want to go and compete in the Olympics. You should begin giving to the mother during pregnancy. And at every stage of life, at every phase of life, vitamin D has to be adequate. Dr. Kanumuri says, sir, we come across many rural people working under sunlight, but they have low levels of vitamin D. Is it because of skin color or is it because of other causes? And in my practice, Dr. Kanumuri says, I have not discovered the deficiency in all dark skinned persons. Everybody doesn't have, some people have. So, how do we explain this? So, a very important question. Yes, dark skinned people have the ability to form vitamin D is lesser than fair skinned, there is no doubt. In Indians, probably there is also some genetic uh, uh, abnormality in the hydroxylation of vitamin D. It is found that leads to the formation of active vitamin D that is also affected. Then, how much vitamin D do you get when you expose yourself to sun? तो उसमें it is known that it is known as minimal erythemal dose of the sun. For example, if you venture out of the sun at about 12 p.m. at noon, when the sun is, it is known as the zenith angle, आपके सर पे sun हो और तब आपके ऊपर हाथ पैर पे sun पड़ेगा for about 20 minutes, and previously unexposed skin पे if there is mild pinkish tinge जो इदिमा होगा, तब आपके शरीर में approximately 10,000 IU vitamin D बनता है. So if there are people working in the fields for prolonged time, so definitely they will have enough vitamin D formed in the skin, and there is no toxicity of sun exposure. So that is also there because body has a natural phenomena of not making excess vitamins D. There have been studies in India by, I think, Dr. Marwa, who did it in army men during winters and during summers. There was a difference of vitamin D levels during winters and summers. So that probably you will see in your patients as well. So the difference in vitamin D levels could have been due to the fact that those having appropriate amount of vitamin D were working more in the sun, or maybe getting vitamin D replaced. Whereas those having less vitamin D, it could be due to the fact that they were not working as much in the sun, or there could be some genetic reason which is we still don't know, so we cannot answer your question completely. So it might be a metabolic reason, for example, liver disease, kidney disease, these are the commonest. It also might be other Correct. things, usually metabolic, like obesity, polycystic ovary syndrome, Hmm. diabetes. But Hmm. the most common things are what Dr. Julka has said. First of all, where you are in India, in the north, there will be a lot of difference between winter and summer. In the south, it won't be. We are reminded of our teacher from Pondicherry, Professor A.K. Das, who teaches us there are only three seasons in Pondicherry: hot, hotter, and hottest. It also depends upon the clothes that you are wearing. So, if the Hmm. trunk is exposed, and then we remember this story, a king wanted to be happy. So, he sent his army men out, throughout the country, find me the shirt of a happy man. Because the Pandit had told him that if you wear the shirt of a happy man, you will become happy. Throughout the entire country, the army men, the soldiers could not find a single happy person. Then they found somebody who was whistling in a very happy manner. They went up and they saw that he was a shepherd. So they felt very happy that now our quest has come to an end. We'll take the shirt for our king. But it turned out the shepherd was not wearing a shirt. He was exposed to vitamin D. Perhaps that is why he was happy. So Very it nice. depends upon the clothes that we are wearing. Third is like Dr. Sandeep said, the maximum vitamin D is created from maybe 11 a.m. to 3 p.m., which is the hottest time of the day. Most farmers, you will see, they begin work very early at 5 a.m.
In Manipur, in Assam, they begin at 4 a.m. also, and they finish their work by 11 a.m. So, because if you work at 12 noon or 1 p.m., it's very difficult to sustain your health. So, that Mm, also is an issue. mm. Two questions are linked to each other. This is from Dr. Meet Padiyar and also from Mr. Anup. So the question is there any role of vitamin D deficiency and muscle recovery? And secondly, when I go to the gym, I am always complaining of I always have aches and pains. My knees. I went to the orthopedic surgeon. The orthopedic surgeon did an X-ray. He also did an MRI. Everything is fine, but my knees and my muscles just don't support me when I'm in the gym. Can this issue be because of vitamin D deficiency? Yeah, so again, a very important question. The answer to the first question is vitamin D deficiency has shown in good studies to help faster muscle recovery. So your vitamin D should be 30 nanogram per ml. If you're going to the gym, and you should take that much amount of calcium vitamin D, where your vitamin D is around 30 nanogram per ml. And they have actually done studies on gym goers uh, who lift weight, whether it is quadricep exercises, hip extension exercises, bench press. So that has shown. Secondly, in your particular case, the most important cause of having aches and pains during exercise is not proper stretching before and after your exercise. And the second cause would be vitamin D deficiency and B12 deficiency. So very important, if you have a trainer, make sure that he teaches you the correct way of doing passive and active stretching. For example, if I want to go for a run, I know to start stretching right from the ankle to the calf muscle to the hip muscle to my back to the neck to the shoulder girdle. I will do everything and then go for a run. And post run, I will do stretching as well. So you have to keep this in mind. These two things have to be very important to prevent injuries during sport. Mr. Manpreet Singh, who is an Asiad gold medalist in kabaddi and who now is coach for Haryana Steelers. He says that what you have said just now is equally true for a novice, somebody who is going to gym for day one, and equally true for someone who is an expert athlete or sportsman. You should never ever forget this basic rule: warm up slowly, cool down slowly. In between, you do whatever is required. Dr. Pawar sir shares a Very best true. practice. He says that I give vitamin D3 to all newborns up to 6 months and then up to 1 year, as long as exclusive breastfeed is concerned. Ali Nazakat Sahab greets you, and Bhupinder Singh ji कहते हैं, is there any indication today for injectable vitamin D? The only reason somebody needs an injection of vitamin D is when there is malabsorption. If the patient is not able to absorb, for example, उसकी कोई आंतों की सर्जरी हुई हो, बारेट्रिक सर्जरी हुई हो, जिसमें कि आपके जो इंटेस्टाइन निकाला हो, या उसको क्रॉन्स डिजीज हो, या मैल एब्जॉर्प्शन किसी कारण से हो, तो उसमें फिर आपको है जो उसमें then you can give injectable, but very very carefully what dose you plan for that patient. Otherwise there is no role of injectable vitamin D. They have done studies of giving injectable versus oral. दोनों में कोई फर्क नहीं होता, अच्छे से absorption होता है यदि आपका if your the intestines are normal. So I don't think you should promote injection anywhere. The issue with injections is that it is oil based. It hurts also, especially in the North Indian winter. The injections actually hurt. And second thing is that they are associated with a particular level of vitamin D toxicity. The vitamin D goes beyond 100, and then towards the end, it comes down to below 30. So, oral is better. And if you have even severe vitamin D deficiency, usually one sachet, one tablet, one capsule of 60,000 units should suffice. Earlier, we used to give only sachets, but now we have very good tablets available. And these can be given once a week. Just tell your patient to be patient, and within 2 or 3 weeks, they will see symptomatic relief as well.
We've mentioned this, that the best time for vitamin D from the sun is 11 a.m. to 3 p.m. Vaishali ji, Anamika ji, Mohini ji, all thanking you. Symptoms, Mohini ji, Dr. Sandeep has alluded to them, but the vast majority of our patients do not have symptoms. दूसरा एक और इशू है, मैं बात करता हूँ, and ये we take Ganesh Shambore ji's greeting and Rekha Bhatara ji's question as well in this. Supposing I have got pain in my knees or I have got pain in my muscles, I am not able to climb stairs. पैदल तो मैं चल लेता हूँ, but सीढ़ियाँ नहीं चलती. When I go to the mosque or the Gurdwara Sahib or temple, I am not able to pay obeisance. What will I do? Usually, I will speak to my friend. My friend will usually be of my age, my ethnic group, and he will share the same lifestyle as I do. There is one exception here. Dr. Sandeep Julka is a close friend, but his lifestyle is super duper healthy. Mine is not all that healthy. But still, what I want to say is that you'll share it with your friend. You won't go to a doctor immediately. Now, if you are speaking in English, then the answer to I have a pain in my left knee or pain in my left leg is, oh, that's bad. What can I do for you? But if you speak in Hindi or Bhojpuri or Punjabi, then the answer is, अरे तेरे लेफ्ट घुटने में दिक्कत है, मेरे तो दोनों घुटनों में दिक्कत है. Why are you bothered about? So you have a pain in one knee, I have a pain in both knees. That is the answer in Punjabi. Speaking of left and right, many times we get confused. So Sajje Khabbe is in Punjabi, Baएं दाएं is in Hindi. Many of our boys are convent educated, and Dr. uh, Dr. Noor Aga will smile. So I went to a place called Bhatinda in Punjab. So their dialect is conductor side and driver side. So in India, we drive on the left, which means that our driver seat is on the right of the car. So I asked the guard for directions to the guest house. So what he said was, you go for 1 kilometer, then you turn towards the driver side. That's right. And then after 1 kilometer, then you turn towards the conductor side. That's left. So Afghanistan might be opposite, but that is a nice way also. If you feel that your patient is not able to understand, baएं दाएं सज्जे खब्बे, many of our patients are hard of hearing. So driver side and conductor side leaves no room for error. Sir, one more question. This is from Rekha Madam. I am 63 years young. I take 500 milligram calcium. Is that enough, or is that enough, or should I double it to 1000? हाँ जी सर, आई थिंक यू शुड मेक इट ट्वाइस ए डे. जो भी आप कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं उसको एटलीस्ट ट्वाइस ए डे कर दीजिए. एंड इफ यू कैन, अगर आपकी सिटी में बीएमडी होता है तो आप एक बार एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर आपको बोन मिनरल डेंसिटी करा लेना चाहिए. Bone mineral density will be indicated in very few men, very few, and very few women who have not reached the age of menopause. But it is indicated in every woman who lives with menopause. कई लोग कहते हैं 2 साल के बाद, कई 5 साल के बाद, but यदि menopause है तो डेक्सा कराना चाहिए. बल्कि tomorrow is World Osteoporosis Day, and we would request everyone who is logged in to gift their mothers a test tomorrow, or maybe on their birthday, and that test is a DEXA, bone density. डॉक्टर संदीप, many of our patients are afraid. वो डरते हैं कि जी मेरे को तो एमआरआई से डर लगता है. मेरी सहेली ने बताया, my friend told me कि एमआरआई में जाके बहुत डर लगता है. तो is that true for the DEXA machine as well? Is it scary? बिल्कुल भी नहीं. डेक्सा ना तो एक गैंट्री नहीं होती, वो तो पूरा खुला हुआ है. और उसकी जो रेडिएशन एक्सपोजर तो इन्वायरमेंटल रेडिएशन एक्सपोजर से भी कम है. सो अभी मतलब if you're traveling by air, probably you'll have more radiation exposure than what you have in DEXA. It is just like an X-ray. So बिल्कुल भी उसमें it is open, उसमें गैंट्री नहीं है, आराम से करवा सकते हैं. और इंडिकेशन जैसा डॉक्टर संजय ने बोला वो उसका बहुत लिमिटेड है. पोस्ट मेनोपॉजल में जरूर आपको एटलीस्ट एक बार पता लग जाए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की बात आई तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अगेन अ साइलेंट एपिडेमिक. और उसके भी आंकड़े ऐसे हैं, द स्टैटिस्टिक्स आर सच दैट वंस देयर इज अ हिप फ्रैक्चर द मोर्टेलिटी इज वेरी हाई. अगले एक साल में ऑलमोस्ट 20% लोग जो है हताहत हो सकते हैं, बेड रिडन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है.
तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है दैट आपका कैल्शियम विटामिन डी रिप्लीट हो। और आजकल हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट करने की भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं, जो कि पहले आज से 10 साल पहले 15 साल पहले नहीं थी, जो कि आपको बोन फॉर्मेशन वाली दवाइयां हैं। तो वो आपने डॉक्टर से जाके बात कर सकते हैं। There is a question that has come on WhatsApp, and we greet Dr. V.M. Biradar from Karnataka. Sir is the senior physician. Thank you, sir, for being with us. Rekha Batara, madam, ko thank you. And when you take adequate calcium and vitamin D, actually that helps prevent osteoporosis and prevent falls and prevent fracture. तो आप गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि मसल स्ट्रांग होंगी और हड्डी भी नहीं टूटेगी. So it's a good idea to take calcium and vitamin D regularly. For those people who are afraid of DEXA, DEXA में कोई सुई नहीं लगती, there is no injection. DEXA में बंद नहीं करते, कोई घबराहट नहीं होती. And in Punjabi, our patients tell us भी मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराना, DEXA नहीं कराना, किरना पैंदियां ने. Kiran is rays. So in Punjabi, the plural is kirna, किरना पैंदियां ने. So you can quite confidently tell them that for DEXA and for ultrasound कोई किरणें नहीं होती. So they will not have any untoward effect on the body. Dr. Ganesh Tendulkar, who is a lifestyle and performance fitness enthusiast, he asks, sir, is there a right time for taking calcium supplement? And is there a right time for taking vitamin D? Or can I take it any time of the day? So विटामिन डी कैन बी टेकन एनी टाइम ऑफ द डे। उसका ऐसा कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है। कैल्शियम जरूर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइट्रेट होता है। तो बेसिकली कैल्शियम ऑल्सो कैन बी टेकन एनी टाइम ऑफ द डे, और कैल्शियम साइट्रेट थोड़ा अब्जॉर्प्शन ज्यादा उसका अच्छा होता है। अदरवाइज idea is to take it whenever you remember it, because any chronic medication, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ, in fact I forget my calcium 2 or 3 days after in a week there, because I am also on taking calcium vitamin D after my vitamin D results came, तो वो आप भूल जाते हो। तो first is to take it regularly, not significant, ऐसा कोई specific time नहीं है, but then take it regularly for whatever duration of period you have to take. Thank you, sir. We acknowledge the Ram Ram ji from Crazy Ajay. The name is very nice. बड़ा handy नाम है अजय Crazy. And I am very sure क्योंकि अजय ने राम राम भैया बोला है तो अजय को एंडी का मतलब भी पता है. That I am very sure. भूपिंदर सिंह जी का टॉपिक एक्नॉलेज करते हैं, थायराइड एंड विटामिन डी. रिक्वेस्ट करते हैं भूपिंदर जी, अलाउ अस टू डू दैट ऑन अ सेपरेट केके बेड टॉक. एंड इन द मीनवाइल, डॉक्टर संदीप, आज का हमारा टॉपिक था हमारा टॉपिक था vitamin D and athletes. It's already 8 p.m. You've already mentioned that an hour of morning walk will not give sufficient vitamin D for a 30-year-old lady. You need 120 to 30 minutes exposure, bare chested, 11 a.m. to 3 p.m. It's not feasible, it's not possible. So we do need vitamin D supplementation. A good idea would be to take once a week for 8 to 12 weeks, load yourself, and then take once a month. And in case you are symptomatic, it would be a good idea to test also. अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है आपके पेशेंट के पास, then the most economical way of testing is calcium crystalluria. You just do a urine routine in the lab under a microscope and see if there are calcium crystals. अगर calcium crystals हैं, it means maybe we are giving too much of vitamin D, so we step back. But अगर calcium crystals नहीं है in the urine, it means there is no harm accruing to the patient. And if the patient has any other symptoms like headache or maybe constipation, you cannot ascribe them to vitamin D if there are no calcium crystals in the urine. That would be a very simple way of testing for excess vitamin D in peripheral setups. डॉक्टर जुल्का, इट्स बिन 1 आवर और आपके साथ बात करते हुए पता ही नहीं चला हमें. दिस इज द जुल्का इफेक्ट. तो आपके पेशेंट तो कभी भी उंगल नहीं उठाते होंगे कि बोलना बंद करें. बल्कि वी आर एबल टू मेक आउट के बाहर बहुत लोग उंगल उठा रहे हैं कि आपने हमें 1 घंटे से वेट करा रखा है, तो हमें भी देख लो प्लीज. वी आर नॉट वेल. सो जी सर, वन लास्ट स्लाइड, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू इफ पॉसिबल. जी। सो देर इज अ स्लाइड, इफ आई कैन शेयर दैट, मैं दिखा दूं सर? यस.
Is it visible? Not yet. Yes, it's coming now. हाँ जी, Yep, हाँ perfect. जी, इट इज विजिबल। Yes. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर एक्चुअली ये स्लाइड इसलिए मैंने डाली, और तो लोगों को थोड़ा सा पता लगे द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। सिर्फ हम बोन्स और मसल्स के ऊपर हम उसके अलावा क्या क्या सोच सकते हैं। हमें ये मालूम है कि आपको विटामिन डी तो मिलता है सन से, आपकी स्किन में बन रहा है, बट उसके डेफिशिएंसी के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो एल्जाइमर, शाइजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन। यानी कभी कभी आपके पास एल्डरली आएंगे, बोलेंगे कि मैं भूल से जाता हूं या जाती हूं, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, विटामिन डी, बी 12 और थायराइड टेस्ट कराते हैं, क्योंकि इसमें से तीनों चीजें ऐसी हैं जो करेक्टेबल है और जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे विटामिन डी डेफिशिएंसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस हमने देखा, विटामिन डी देखा, ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स देखा, ऑटोइम्यून डिजीजेस भी जैसे हम बोलते हैं, जो ऐसी दवाइयां हैं। और कुछ ऐसा माना जाता है कि विश्व भर में 20% ऑफ ऑल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय ओबेसिटी, एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी में इवन प्रोड्यूस टू कैंसर्स। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब आप विटामिन डी ले रहे हो, आप बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है उससे आप छुटकारा पा रहे हो, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ विटामिन डी मेंटेन करके रखें। So जी। multiple advantages of taking vitamin D and making sure that that we are vitamin D replete. जैसे डॉक्टर जी। संदीप ने बोला, long ago, many years ago, maybe 40-50 years ago, there was this issue about iodine, and the Kangra Valley study showed very clearly that in India, if you supplement iodine in salt, you are able to improve the thyroid status, you are able to prevent goiter, you are also able to improve IQ. Similar movement is now going on vitamin D. And if we want to make sure that Afghanistan and India are ranked amongst the top medalists in all global games, then we need to ensure that our vitamin D is replete. And it's not just in our athletes, it's in everybody, right from women in preconception and conception and pregnancy, to neonates children, and to those who are in active sports. अजय क्रेजी का क्वेश्चन नोट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो इसको भी बाद में लेंगे अजय, अलाउ अस टू टेक इट ऑन अ सेपरेट डे। एंड संदीप जी, एक कमेंट है फ्रॉम मैडम रश्मि एंड डॉक्टर नूर आगा दानिश। जवाब आपकी तरफ से देता हूँ रश्मि मैडम एंड डॉक्टर नूर। अगर आपकी आंखें सुंदर हैं, if your eyes are beautiful, then you see the world around you as being beautiful. So thank you Rashmi madam and Dr. Danish. जी। Right. So, Dr. Sandeep, it's been great being with you, and I'm sure we are all now enthusiastic, enthusiastic to learn more about vitamin D, and also to begin ensuring that everyone around us becomes vitamin D replete. Our success is fresh in the minds of all our patients and community members, fellow citizens. Success at the Asiad. So we should be happy, but we cannot be satisfied. So maybe we can use that as a peg and encourage the entire community to become vitamin D replete, so that a generation from now, we are not number 4, but we are number 1 in the medal tally. And I'm sure we'll be able to improve that. Dr. Sandeep, any last comments from your side before we conclude today? सो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, इधर आके बहुत सी चीजें सीखने को मिली। क्वेश्चंस वर फैंटास्टिक। जब आपके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो हमें और एंथुसियास्टिकली और हम और मोटिवेटेड होते हैं आपसे बात करने को। डॉक्टर संजय सर, आप हैट्स ऑफ टू यू, आप अपना ख्याल रखें। और सब लोग कल जाके एटलीस्ट कैल्शियम विटामिन डी तो लेना शुरू करें। जो अफोर्ड कर सकते हैं टेस्ट कराना जरूर कराएं, बट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके सलाह जरूर लें कितना खाना। और जैसे आखिरी में मैंने बोला था कि अति सर्वत्र वर्जयेत, मध्य मार्ग गौतम बुद्ध का सबसे अच्छा है। जी सर। Warm greetings to you from Somaliland as well, which is in the Horn of Africa. And Dr. Abdi Rahman, who is an endocrinologist there, has just logged in and he sends you his greetings and praise for peace and prosperity and health and happiness throughout the world. सलाम Batul is वालेकुम सर। this is for Dr. Abdi Rahman. And
Batul is with us backstage. Batul, could we please show a certificate of appreciation for Dr. Julka? Thank you. Thank you so much, Dr. Julka. Shukriya, Dhanyavad, Meherbani, and Jai Hind, sir. जय हिंद सर, जय हिंद।